आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में मूवमेंट जो होगा हमारा वो सिमिलर डायरेक्शन में होगा, यानी एक ही दिशा का मूवमेंट दो प्लेटों का देखने को मिलेगा। वहीं हम लोगों ने पढ़ा था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमें अपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट देखने को मिला था। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, वहीं पे हमारा जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है उसमें हमें कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम लोगों ने देखा प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव की तो एक गैप जनरेट हुआ। उस गैप को भरने के लिए हॉट मोल्टेन मटेरियल ऊपर आया, सॉलिडिफाई हुआ और नए क्रस्ट का निर्माण हुआ। वहीं पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। यहाँ एक जो जिसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा प्लेट को, जिसको हम सबडक्शन कहते हैं। उसके प्रोसेस को हम सबडक्शन कहते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लेट को हम सबडक्शन कहेंगे, और जहाँ पे वो मूवमेंट होगा उस जगह को हम कहेंगे ट्रेंच। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कंप्रेशनल स्ट्रेस से बनता है, वहीं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री टेंशनल स्ट्रेस से बनता है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का आउटकम है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होगा, और हमारा क्या होगा, हमारा अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, डीप फोकस अर्थक्वेक। अब हम समझते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के प्रकार। इसके मेनली तीन प्रकार है, ओशियनिक कन्वर्जेंस, कंटिनेंटल कन्वर्जेंस और ओशनिक कंटिनेंटल कन्वर्जेंस। तो हम अपने पहले टाइप की तरफ आते हैं, जो कि है ओशियनिक कन्वर्जेंस। हमारा पहला टॉपिक था ओशियनिक कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस में क्या होगा, दो ओशियनिक प्लेट टकराएंगी जो हाईली डेंस होगा, जिसकी डेंसिटी दो ओशियन क्रस्ट टकराए तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ सबडक्ट होता जाएगा, वो नीचे की तरफ छेपित होता जाएगा। तो जब ये नीचे जाएगा, नीचे 100 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली इसका जब सबडक्शन हो जाएगा तो वह एस्टिनोस्फीयर में पाएगा अपने आप को, और एस्टिनोस्फीयर में कोई भी सॉलिड चीज़ आराम से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 1100 से 1200 डिग्री पहुंच जाता है, और उस स्टेट में कोई भी सॉलिड मटेरियल हमारा सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकता है। इस वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, पहला पॉइंट हमारा था दो अगर ओशियनिक प्लेट टकराएंगी तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ सबडक्शन होता जाएगा। सबडक्शन कहाँ होगा, उसको वो होता है, हमारा सबडक्शन जो होता है वो ट्रेंच में होता है। ये सबडक्शन आप देखेंगे अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आते हैं, या देखिए प्री हिस्टोरिक कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आए या वॉल्केनिक इरप्शन आए, तो आप देखेंगे हमेशा जो अर्थक्वेक आता है वो हमारे प्लेट बाउंड्री पे ही आता है, या तो कन्वर्जेंट या तो डाइवर्जेंट। तो इसका एक आउटकम हमारा क्या निकलेगा कि यहाँ पे जैसे जैसे ये प्लेट का डिस्टर्बेंस कहाँ हो रहा है, ये प्लेट नीचे जा रही सबडक्शन, तो सबडक्शन के जिस पैरेलल पे जाएगा बेनी ऑफ जोन में के सहारे सॉलो फोकस अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, जिसकी डेप्थ जो है 600 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। बेनी ऑफ जोन है वो 670 किलोमीटर तक उसका एक्सटेंशन है। ये नीचे जैसे जैसे जाता जाएगा, ये पहले मोल्टेन 100 किलोमीटर तक जाएगा, वो मोल्टेन स्टेट में हो जाएगा, क्योंकि उस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ सॉलिड में नहीं रह सकती। ये हमारा पहला पॉइंट था। और हमारा दूसरा पॉइंट है इस कन्वर्जेंस से, यानी ओशियनिक कन्वर्जेंस से आउटकम क्या होगा, आउटकम होगा वॉल्केनिक आर्क बनेगा। वॉल्केनिक आर्क क्या होता है, वॉल्केनिक आर्क इज द चेन ऑफ वॉल्केनोज का चेन को हम वॉल्केनिक आर्क कहते हैं, जो कि हमारे सबडक्शन के पैरेलल टू द ट्रेंच बनता है। 100 किलोमीटर के ट्रेंच के पैरेलल बनता है। इसकी डिस्टेंस जैसे हमने बताया 100 किलोमीटर के पैरेलल बनेगा ट्रेंच के, तो इसका जो डिस्टेंस है वो डिटरमाइन करेगा सबडक्शन एंगल मतलब किस एंगल पे इसका सबडक्शन हो रहा है। अब इसके आधार पे हम तीन भागों में बांट सकते हैं कि कौन से एंगल में हमारा सबडक्शन हो रहा है। हमने बतलाया कि वॉल्केनिक आर्क जो होता है वो चेन ऑफ वॉल्केनो होता है, जो सब ट्रेंच के पैरेलल, यानी ट्रेंच के पैरेलल 100 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। लेकिन 100 किलोमीटर से वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारा सबडक्शन एंगल पे। यदि एंगल ऑफ सबडक्शन अगर स्टीप हो, जैसे कि ये स्टीप है, तो हमारा वॉल्केनिक आर्क ये नीचे जाएगा और यहीं से हमारा वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए ये ट्रेंच है, इसके पास से हमारा वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारा बतलाने का है कि एंगल ऑफ सबडक्शन डिपेंड कर रहा है। वही मान लीजिए अगर एंगल ऑफ सबडक्शन जेंटल स्लोप का हो, ये स्टीप स्लोप का एंगल ऑफ सबडक्शन था, वहीं अगर एंगल ऑफ सबडक्शन हमारा जेंटल स्लोप का हो तो हमारा जो वॉल्केनिक आर्क है तो वो ट्रेंच से दूर बनेगा। ये देखिए ट्रेंच से दूर बनेगा। वहीं पे अगर हमारा हॉरिजेंटल हो एंगल ऑफ सबडक्शन, तो कोई नो क्या बनेगा, वॉल्केनिक आर्क, कोई भी वॉल्केनिक आर्क नहीं बनेगा। हमने दो बातें जानी, जब ओशियनिक कन्वर्जेंस होगा तो जो हायर डेंसिटी का होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, सबडक्ट होगा। सबडक्शन मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वन प्लेट। ठीक है, ये हमने समझा। दूसरा पॉइंट है हमारा सबडक्टिंग एंगल डिटरमाइन करता है कि वॉल्केनिक आर्क
कहाँ बनेगा? वॉल्केनिक आर्क होता है चेन ऑफ वॉल्केनो। अगर वॉल्केनिक आर्क फर्दर डेवलप कर जाता है तो जैसे हमने जापान आइलैंड देखा, वो वॉल्केनिक आर्क का एग्जांपल है, वो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ वॉल्केनिक आर्क है। और सुमात्रा, जावा, ये सारे वॉल्केनिक आर्क के एग्जांपल है जब फर्दर ये डेवलप कर जाता है। तो वॉल्केनिक आर्क हमारा जानना जरूरी है। ये सब चीजें ओशनिक कन्वर्जेंस से बनी हैं। अब हम समझते हैं ओशनिक कंटिनेंटल कन्वर्जेंस। ओशन प्लस कंटिनेंट का कन्वर्जेंस से क्या होगा? जब एक ओशनिक और एक कंटिनेंटल प्लेट लड़ेंगे तब, जब एक ओशनिक और कंटिनेंटल प्लेट लड़ेंगे तब ओशनिक प्लेट जो है वो नीचे की तरफ सबडक्ट होगी, क्योंकि जो डेंसिटी है ओशनिक प्लेट की वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कंटिनेंट की। तो अब हम समझते हैं जब ओशनिक और कंटिनेंटल दोनों आपस में लड़ती हैं तो क्या क्या इसके आउटकम होते हैं। पहला आउटकम होगा वॉल्केनिक इरप्शन होगा। दूसरा हमारा आउटकम होगा अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। तीसरा जो हमारा होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल है माउंटेन बनेंगे। ये हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स ने बताया। ये कौन कौन से माउंटेन? रॉकीज हमारी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में हमारा हो गया इंडीज, साउथ अमेरिका में हमारा। ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे कंटिनेंट ओशनिक कन्वर्जेंस के। और जो आइलैंड आर्क हमने पढ़ा था अभी कि यहाँ पे ओशियन में होगा तो वो आइलैंड आर्क बनाएगा। वहीं जब हमारा कंटिनेंट ओशनिक और कंटिनेंट लड़ेंगे तो कंटिनेंटल आइलैंड आर्क बनेगा और ये वॉल्केनिक इरप्शन को भी जन्म देगा। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन हुए हैं ओशनिक कन्वर्जेंस से, ओशनिक कंटिनेंटल कन्वर्जेंस से। और जितने भी भूकंप या वॉल्केनिक इरप्शन, एक्टिव वॉल्केनोज हो गए, भूकंप हो गया, वो जो आते हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के सहारे आते हैं, क्योंकि वहीं पे प्लेट का डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। अगर प्लेट डिस्टर्ब हो रही है तो वहीं पे हमें फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, वहीं पे एनर्जी जनरेट होगी और वहीं पे सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, ठीक। अब अगला हम जानने वाले थे कौन कौन से प्रोमिनेंट वॉल्केनिक इरप्शन हुए ओशनिक कंटिनेंटल कन्वर्जेंस से और कंटिनेंटल कन्वर्जेंस से। पहला जो हमारा है वो है वॉल्केनिक इरप्शन माउंट वेसुवियस, जो कि इटली में है। 79 AD में इसका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। दूसरा है हमारा क्राकाटुआ, इंडोनेशिया में हमें हुआ था। जब यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन आया तो इसकी आवाज़ इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया तक यानी 4800 किलोमीटर तक गई थी। इतना तगड़ा भूकंप आया था। और अगला है हमारा माउंट पेरी, जो कि आया था वेस्ट इंडीज में। और 1980s में सेंट हेलेना, जो कि हमारा है वाशिंगटन में, वॉल्केनिक इरप्शन आए थे। ये जब वॉल्केनिक इरप्शन आया तो जैसे हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बम गिराया गया था, तो एटॉमिक बम से जो फोर्स निकला उससे 500 गुना ज़्यादा फोर्स निकला था जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था माउंट सेंट हेलेना, जो कि वाशिंगटन में है। और जब क्राकाटुआ, जो कि इंडोनेशिया में है, उसका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसका 60 से 70% भाग जो है लैंडमास वह तबाह हो गया था। जब इसका वॉल्केनिक इरप्शन आया था 1883 में 26 या 27 अगस्त या सितंबर में आया था। ये डेट कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। अब हम समझते हैं अर्थक्वेक किसमें आता है। पहला हमने देखा एग्जाम्पल में वॉल्केनिक इरप्शन में आप लिखेंगे माउंट वेसुवियस, आपका क्राकाटुआ सबसे इंपॉर्टेंट इंडोनेशिया का है, उसके बाद माउंट पेली जो कि वेस्ट इंडीज में है, उसके बाद माउंट सेंट हेलेनास जो कि हमारा वाशिंगटन में। ये 4-5 प्रोमिनेंट वॉल्केनिक इरप्शन हुए कंटिनेंटल और ओशनिक कन्वर्जेंस से। जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला वो इन सारे माउंटेन से देखने को मिला। अगला है हमारा कंटिनेंटल कन्वर्जेंस। कंटिनेंटल कन्वर्जेंस में क्या होता है कि दो कंटिनेंट आपस में लड़ती तो हैं लेकिन सबडक्शन नहीं होता। सबडक्शन होगा तभी हमारा देखने को मिलेगा अर्थक्वेक। जैसे यहाँ सबडक्शन हुआ, नीचे गया ये वाला पार्ट, तभी तो हॉट मोल्टेन मटेरियल वो गर्म हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और ऊपर की तरफ आया, तभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है, आइलैंड आर्क बना। जब कंटिनेंटल कन्वर्जेंस होता है तब हमें जानने की बात है कि कभी देखें कि सुनने में आया हिमालय में आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वो पहले हुआ था जब बन रहा था उस समय, लेकिन अभी जो है हिमालय में आपको वॉल्केनिक इरप्शन देखने को नहीं मिलेगा। उसका मेन कारण है कंटिनेंटल कन्वर्जेंस में कभी भी प्लेट सबडक्ट नहीं होती है, आपस में लड़ती हैं लेकिन सबडक्शन नहीं होता है। कुछ दूरी जाती है लेकिन सबडक्शन नहीं होता। सबडक्शन जहां होगा वही वॉल्केनिक इरप्शन होगा। वॉल्केनिक इरप्शन में प्लेट अंदर गई, अंदर जाने के बाद मेल्ट होगी तब ना ऊपर आएगी। जब सबडक्शन ही नहीं हो रहा है, प्लेट अंदर ही नहीं जा रही है, तो वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होगा, ठीक। ये 2 पॉइंट है। और अगला हमारा है इसके एग्जांपल्स, इसके क्या क्या आउटकम हुए कंटिनेंटल कन्वर्जेंस से। भूकंप देखने को मिल सकता है। दूसरा कन्वर्जेंस से, क्योंकि प्लेट जो है वह मूवमेंट उसका हो रहा है प्लेट का, तो भूकंप देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है माउंटेन बिल्डिंग्स होंगे। क्या कौन कौन से माउंटेन्स एग्जाम्पल? हिमालय, आल्प्स, यूराल्स,
रसिया का, ठीक। ये 3 माउंटेन का एग्जाम्पल है। हमने इसका ओशियनिक कंटिनेंटल का एग्जाम्पल बताया, रॉकीज इंडीज। वहीं पे हमने ओशियनिक कन्वर्जेंस का क्या निकला आउटकम, जापान और हमारा सुमात्रा और जावा, ये 3 आइलैंड का निर्माण हुआ। तो ये एक हमने समझा वॉल्केन, इसके आउटकम में क्या निकला हमारा वॉल्केनिक आर्क निकला और आइलैंड आर्क निकला। इसमें कॉन्टिनेंटल आर्क निकला। इसमें कुछ 2-3 टर्म है लेकिन वो आपको जानने को नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए, फोर आर्क बेसिन और बैक आर्क बेसिन और एक्सेसरी वेज, ये 3-4 टर्म जो हमें स्ट्रॉलर में दिए गए हैं, लेकिन उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो अगला है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में जैसे कि हमने समझा कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या हुआ, हमारा जो है प्लेट दूर गई और वहां कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। हॉट मोल्टेन मटेरियल ऊपर है, सॉलिडिफाई हुआ, वहां कंस्ट्रक्शन हुआ। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में एक प्लेट दूसरे के ऊपर चली जा रही है, नीचे चली जा रही है, तो वहां पे लैंड मास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, ना कि केवल कंस्ट्रक्शन होता है, ना डिस्ट्रक्शन होता है, ना कंस्ट्रक्शन ना डिस्ट्रक्शन, दोनों में से कुछ नहीं होता है। सबसे ताजा एग्जाम्पल है हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलता है, वो सैन एंड्रियास फॉल्ट। सैन एंड्रियास फॉल्ट एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, जिसमें क्या होता है, इसमें काम किया गया है आपका तुजो विल्सन का ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पे। उन्होंने इसमें क्या होता है, जैसे आप समझिए खिसक जाता है प्लेट, जो है आपस में खिसक, जैसे ये प्लेट है, हम क्या करते हैं, दूर जाती है या तो पास आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, खिसक जाता है। तो मान लीजिए इस एरिया में आपका घर है और आज खिसका, आपका घर 10 किलोमीटर दूर पहुंच गया, आधा हिस्सा वहीं पे, आधा हिस्सा 10 किलोमीटर दूर पहुंच गया। ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। यदि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लैंड मास में आएगा, समझिए ये लैंड मास है, ठीक। अगर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आपका लैंड मास में आएगा तो ओशियन बेसिन का निर्माण करेगा। ये देखिए, अगर ये लैंड मास में आए, ये हिस्सा कट जाएगा, ये हिस्सा कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा, ठीक। यदि ये आया हमारा आपका लैंड मास में, तो ओशन बेसिन का निर्माण करेगा। वहीं पे यदि ये अगर आया ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हमारा ओशियनिक क्रस्ट पे, अगर कंटिनेंट पे आया, तब इसका सिचुएशन होगा ओशन बेसिन का निर्माण करेगा, 2 लैंड मास टूट जाएंगे। सैन एंड्रियास फॉल्ट के साथ ऐसा ही होने वाला है, कुछ दिनों, कुछ सालों, अरबों खरबों सालों में, या कुछ सालों में देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये अंडर द सी, अंडर द ओशियन आएगा, यानी ओशियनिक क्रस्ट पे आएगा, तो वॉल्केनिक इरप्शन का वो होगा, वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं इसके टाइप के ऊपर। इसके मेनली 3 टाइप है, रिज टाइप, रिज ट्रेंच टाइप, ट्रेंच टाइप। आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं नहीं प्रेफर करूंगा कि आप पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड में हो जाएगा। रिज टाइप, रिज ट्रेंच टाइप, ट्रेंच ट्रेंच। आप बस जान लीजिए कि 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होते हैं। जब ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आता है तो रिवर का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ये सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब हम जानते हैं कोलिजन की क्या क्या आउटकम हुए। जैसे हमने कंटिनेंटल कन्वर्जेंस पढ़ा, ओशनिक कंटिनेंटल कन्वर्जेंस पढ़ा, ओशनिक कन्वर्जेंस पढ़ा। हमने अब अलग अलग करके पहले पढ़ा था कि क्या क्या आउटकम हुए थे। अब एक साथ मिला के पढ़ते। पहला आउटकम हुआ था माउंटेन बिल्डिंग बना था कंटिनेंटल कन्वर्जेंस से। पास्ट वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे उसके, जो कि पास्ट में होते। हमने कहा अभी सबडक्शन नहीं हो रहा है, पहले के टाइम में हुए थे तो वॉल्केनिक इरप्शन पास्ट के थे। अभी सबडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो हमारा अभी जो है वॉल्केनिक इरप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा है अर्थक्वेक। ये 3 चीज़। वहीं ओशनिक और कंटिनेंट का जब होगा तो वॉल्केनिक आर्क बनेगा। माउंटेन बिल्डिंग में क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, रॉकीज फ्रॉम द, वो हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, वहीं इंडीज हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। अर्थक्वेक होगा इन वेदाती बेनी जोन, जो कि एक साइंटिस्ट के, जियोलॉजिस्ट के नाम पे है, वेदाती बेनी जोन। और ओशनिक कन्वर्जेंस से आइलैंड आर्क बनेगा, कर्व लाइन ऑफ वॉल्केनोज बनेगा, ट्रेंच फॉर्मेशन, अर्थक्वेक एंड मेटामॉर्फिज्म। हम एक चीज बताना भूल गए, जो कि था ट्रेंच फॉर्मेशन। ट्रेंच फॉर्मेशन पे एक बार हम लोग नजर डालते। ट्रेंच फॉर्मेशन क्या है, पहली बात जान ले, जब सबडक्शन होता है, पहले ये जान ले कि ट्रेंच जो है स्टैटिक नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है। ट्रेंच एक मोबाइल है, यानी कि वो डायनेमिक है, वो मूव करते रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये सबडक्शन हो रहा है, जब एक प्लेट 2 प्लेट मिली, दोनों का सबडक्शन हो रहा है, तो ये वाली प्लेट इस पे प्रेशर डालेगी, ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। ये जो ट्रेंच है फिर मूव करेगी, जैसे जितना बार सबडक्शन होगा वो ट्रेंच के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिससे उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रेंच जो है स्टैटिक नहीं, एक जगह स्थिर नहीं, वो मूव करती जा रही है। ये सारी बातें हम जान चुके, और इनसे क्या क्या चीज़ें आउटकम होती हैं, बनती हैं, क्या क्या चीज़ें होता है, ये सारी बातें हम जान चुके हैं।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे हवाईयन हॉट स्पॉट और प्लूम पढ़ाएंगे और कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े, जो कि हमें पढ़ना है, जो कि हमने बाद के लिए बचा के रखे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि हमारे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये सब मिला के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अभी तक हम के लिए